भाषा की बात के जो सर क्वेश्चन। एकांश मंगल प्रेजेंट। ओके, हाँ, ये जो भाषा की बात के जो प्रश्न है इनको हम बोर्ड पे लिखाएंगे और जो दूसरे प्रश्न है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिव्यांश गुप्ता प्रेजेंट। और साथ में ही हाँ, तो ओके सर। पहला प्रश्न, पहले क्वेश्चन आंसर हम क्या है, जो लेसन हमारा पूरा हो गया था लेसन नंबर 15 नीलकंठ, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है नोट्स जो है मैं आपको न्यू गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा, उसमें से आप अपने क्लास और नोटबुक में इनको कंप्लीट कर लेना। और भाषा की बात के जो क्वेश्चन है ग्रामर के, व्याकरण के, वो मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा और उनको नोट्स भी आपको भेज दूंगा, लेकिन उनको हमको क्या है यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, लिखना जरूरी है बोर्ड पे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या है मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और उनके जो नोट्स है वो आपको न्यू गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा। ठीक है बच्चों? तो अभी सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आंसर है नीलकंठ पार्ट जो लेसन नंबर 15 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही मैं आपको जो विंटर ब्रेक में जो वर्क दिया था होमवर्क, उसको आपको बच्चों पूरा करके न्यू गूगल क्लासरूम पे भेजना है। अभी क्या है पूरे बच्चों ने नहीं भेजा है, तो वो जो भी महाभारत के क्वेश्चंस हैं उनको और एक पीपीटी बनाने के लिए बोला था, तो उसको आपको न्यू गूगल क्लासरूम पे भेजना है। कई बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से पीपीटी बना के भेजा है, खान पान की संस्कृति लेसन नंबर 14, बहुत सुंदर पीपीटी बनाया है और अपना कंप्लीट करके उन्होंने न्यू गूगल क्लासरूम पे भेजा है। मैंने उनको करेक्शन करके वापस रिटर्न भी किया है। जिन्होंने भेजा है उनका सबका मैंने रिटर्न कर दिया है, चेक करके जांच करके। लेकिन फिर भी कई बच्चों का अगर बाकी है तो प्लीज वो बच्चे उसको कंप्लीट करके दोबारा भेज दे और आजकल में भेज दीजिए आप, तो मैं उसको जांच कर दूंगा। जो भी हॉलीडे होमवर्क आपको दिया गया था ज्यादा नहीं था, केवल एक पीपीटी दिया है लेसन का और महाभारत के छोटे क्वेश्चंस दिए थे 5 लेसन के, तो आप उसको कंप्लीट करके जल्दी से भेजिए ताकि मैं आपका रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करके लिख कर रख सकूं कि किन किन बच्चों ने सबमिट किया है और किन किन ने नहीं किया है। ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए आपको वो सबमिट करना है प्लीज। हाँ सर आपने अटेंडेंस ले ली क्या? अटेंडेंस में बीच में लूंगा और लास्ट में लूंगा। पहला ओके सर। क्वेश्चन देखिए, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीलकंठ पाठ के आधार पर बताइए कि मोर का नाम नीलकंठ किस आधार पर रखा गया और मोरनी का नाम राधा किस आधार पर रखा गया। तो सुनिए, मोर का नाम तो नीलकंठ किस आधार पर रखा गया बताओ? उसकी गर्दन। हाँ, उसकी गर्दन क्या है, नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ यानी नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। हाँ, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम क्या है, उसकी गर्दन नीली थी या नीलाभ। ठीक है, नीलाभ, नीलाभ गर्दन के कारण भी उसका नाम नीलकंठ रखा गया। ठीक है, और मोरनी का नाम नीली या नीलाभ, जो भी आपको नीला गर्दन के कारण या नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। लेकिन मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया? वो उसके पीछे पीछे रहती थी इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। हाँ, मोरनी क्या है, जो है सदा ही नीलकंठ के आसपास छाया की तरह घूमती रहती थी, उसकी छाया की तरह उसके साथ साथ घूमती फिरती रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखा गया। तो आपको लिखना है कि मोर का नाम उसकी नीली गर्दन के कारण या नीला ग्रीवा के कारण नीलकंठ रखा गया। मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह नीलकंठ के आसपास
छाया की तरह घूमती रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। बस यही आंसर इसका देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार से स्वागत हुआ, वेलकम कैसे किया गया जब पहली बार लेखिका क्या है उन बच्चों को लेकर के जाली घर में उन्होंने छोड़ा, तो जाली घर की जो दूसरे जीव जंतु है उन्होंने कैसे उनका स्वागत किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर चारों ओर घूमकर घूटर गु करने लगा और हाँ, सब तो रागिनी बनी। सबसे पहले हमको लिखना है कि जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुंचते ही वहां क्या है हलचल मच गई, और अन्य जीवों को जो अन्य जीव वहां रहते थे उनका वैसा ही कौतूहल हुआ जैसे नववधु के आगमन पर, किसी नववधु के आगमन पर घर में जो कौतूहल होता है वैसा ही उस जाली घर में कौतूहल छा गया, और नववधु के आगमन पर परिवार के सदस्यों में जो हलचल होती है वो हलचल वहां मच गई। उदाहरण के लिए जैसे लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके आसपास घूमकर गुटरगु करने लगा, बड़े खरगोश गंभीर भाव से लाइन में लग करके उन्हें परखने लगे, देखने लगे, छोटे जो खरगोश है उनके आसपास उछल कूद करने लगे, और जो तोता है वो बड़े अपनी दृष्टि से उनका निरीक्षण करने लगा। इस प्रकार सभी जो जीव जंतु है उनमें एक कौतूहल सा छा गया जैसे कोई नववधु घर में प्रवेश कर रही हो, किस प्रकार उस जाली घर में सभी जीव जंतुओं में बड़ी हलचल मच गई जैसे कोई नववधु का घर में प्रवेश हो रहा हो, इस प्रकार उनका। यस, हाँ बच्चों ये पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस कर रहे हैं। लेसन तो हमारा हो गया, केवल क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो गई, सेकंड के बारे में हो गई, क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्न संख्या 3 इसका आंसर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। इसका जो नोट्स है वो आपको न्यू गूगल क्लासरूम पे मैं भेज दूंगा, और इसके बाद में जो भाषा की बात के प्रश्न आएंगे उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे और समझेंगे। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बताओ। लेखिका को जो महादेवी वर्मा है उन्हें नीलकंठ की कौन सी बातें अच्छी लगती थी, तो इसका आंसर देखिए, लेखिका को नीलकंठ का जो गर्दन ऊंची करके उसका देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगना, ठीक है, और पानी पीना, और गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। और इनके साथ में ही पंख फैलाकर उनका नृत्य करना भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। नीलकंठ के द्वारा उनके पंखों को मंडलाकार रूप में फैला करके और नृत्य करना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। उनका गर्दन ऊंची करना और ऊंची करके विशेष भंगिमा के साथ, विशेष दृष्टि के साथ में पानी पीना, दाना चुगना, पानी पीना, ठीक है, और गर्दन टेढ़ी करके किसी के शब्दों को सुनना आदि जो चेष्टा है वो बहुत अच्छी लगती थी लेखिका को। और साथ में ही नीलकंठ का क्या है नाचना भी अच्छा लगता था लेखिका को, जो वो पंख फैलाकर जब नाचता था वो भी बहुत अच्छा लगता था। लेखिका के हाथ से गाना चुगना वो भी अच्छा लगता था, ठीक है। पंख फैलाकर उड़ना, हाँ पंख फैलाकर उड़ना, हाँ, पंख फैलाकर नाचना, उड़ना में नाचना अच्छा लगता था। उड़ना तो खैर वो कभी कभी उड़ता था, कभी आम के मंजरियों से लदे आम के उसमें वृक्ष में चला जाता था, वहां बैठता था, ठीक है। और लेकिन उसका जो नाचना है वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह अपने पंखों को मंडलाकार फैलाकर लाइट गई। What the hell? लाइट गई ना? अरे लाइट गई है।
ठीक है ठीक है। लाइट नहीं गई। अरे तुम्हारे वहां नहीं गई, कॉलोनी में गई है ना। आ गई लाइट। लाइट आ गई, अब शायद करेंगे। सबके यहाँ पे लाइट गई थी क्या अभी? हेलो। नहीं। सर नेट चला गया था इसीलिए थोड़ा सब आ गए लेकिन सर नहीं आए। स्कूल में भी चली गई।
हेलो। सर आप किस कर रहे हैं पेन? हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड ये मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सर जहाँ पहले पेज से स्टार्ट करो। इसमें कुछ वो था, कुछ फॉल्ट था इसमें। सर स्लाइड्स चली गई थी। ठीक है, इसमें लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा हट गया था। ठीक है, यस सर, सब बच्चे ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर ये 4 पर चर्चा कर रहे थे, तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आप वापस से वहीं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सर थोड़ा सा दिख Yes. नहीं रहा है पूरा। सर Okay. वो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ, ब्लैक बोर्ड दिखेगा अभी। ब्लैक बोर्ड तो दिख रहा है बराबर से, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक बोर्ड पे अभी कुछ लिखा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्लेन ही कर रहे हैं जो क्वेश्चंस है उनको। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। थर्ड, हमने लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में डिस्कस किया था कि नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना और नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्दों को सुनना और अपने पंखों को मंडलाकार रूप में फैला करके लेखिका के सामने नृत्य करना, ये सब लेखिका को बहुत भाता था, यानी बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 देखिए बच्चों। इस आंदोलन की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? ये जो वाक्य है, सेंटेंस, ये कौन सी घटना की ओर इशारा करता है? इस आनंदो उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? बहुत ही अच्छा जीवन उनका चल रहा था, दिनचर्या। नीलकंठ और राधा और सारे जो जाली घर के जीव जंतु है बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक रह रहे थे, लेकिन उसी समय बीच में एक बेमेल स्वर आ जाता है। तो बेमेल स्वर यहाँ पर जो कुब्जा है, जो दूसरी मोरनी है जिसके पैर मुड़े हुए थे, उसके लिए कहा गया है, उस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? ये वाक्य नीलकंठ और राधा के प्रेम और आनंद भरे जीवन में कुब्जा के आगमन की ओर संकेत करता है। नीलकंठ और राधा के प्रेम भरे और आनंद पूर्ण जीवन के बीच में अचानक से कुब्जा के आने पर उनके जीवन में जो दुख हुआ है, जो बेमेल स्वर, इसलिए क्योंकि उनका मेल ही नहीं कहा रहा था कुब्जा का उनके जीवन से, तो यहाँ पर कुब्जा के आगमन की ओर संकेत किया गया है। जो नीलकंठ और राधा प्रेम और आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे और अचानक कुब्जा के आने किया, जो वहां पर उस समय जाली घर में वो आ जाती है, लेखिका उनको ले आती है, कुछ दिन उनका इलाज करती है, तो उनके जीवन में दुख क्या है, प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत करते हैं। नीलकंठ और राधा तो खुशी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे, कुब्जा ने आकर उनके जीवन की सारी प्रसन्नता का अंत कर दिया। वह उन दोनों को कभी साथ नहीं रहने देती थी। राधा को नीलकंठ के साथ देखकर वह उसे चोंच मारने दौड़ती थी। अटेंडेंस ले ली क्या? हाँ, मैं अटेंडेंस लूंगा अभी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत ऋतु जब आती थी तो नीलकंठ का जाली घर में एक जगह कैद रहना उनके लिए असहनीय हो जाता था। किस आधार पर बताइए? नीलकंठ को क्या है, सर आए क्या?
हाँ, प्रश्न संख्या 5। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को क्या है, फलों की वृक्षों में से अधिक फूलों से लदे नए पत्ते वाले वृक्ष भाते थे। फलों से अधिक उनको फूलों वाले, जो फूलों से लदे हुए वो ऐसे वृक्ष उनको अधिक पसंद थे। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष जो है सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, आम में के जो वृक्ष है वो सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, उनमें जो स्टार्टिंग में जो सुनहरी मंजरियां आती थी, अशोक जो है नए लाल फलों से ढक जाते थे, तब जाली घर में वह इतना स्थिर और बेचैन हो जाता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। क्योंकि जब अशोक का जो पेड़ है उसमें जब नए नए कोपले, नए नए पल्लवों से वो ढक जाता था, और आम के जो वृक्ष है वो सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, जो बौर आते थे, तो उनको क्या है, नीलकंठ को जो जाली घर है उसमें कैद रखना मुश्किल होता था, क्योंकि वो बहुत व्याकुल बेचैन हो जाता था, तब उसको छोड़ना पड़ता था। वो वहां पर भ्रमण करता, घूमता, कभी अशोक के पेड़ों पर जाता, कभी वो आम के जो सुनहरी मंजरियों से लदे हुए वृक्ष है उन पर वो चला जाता। तो उसको जाली घर में कैद रखना बसंत ऋतु के समय बड़ा मुश्किल होता था, और वो असहनीय हो जाता था, ठीक है, व्याकुल हो जाता था, परेशान हो जाता था, क्योंकि उसको फलों से ज्यादा फूलों से लदे हुए वृक्ष बहुत ही लुभावने, आकर्षित करते थे, और वह उनकी ओर आकर्षित होता था। ठीक है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्योंकि नीलकंठ को फलों से ज्यादा फूलों वाले वृक्ष पसंद थे, और जो आम मंजरियों से लग जाते थे, बौर जो आते थे प्रारंभ में, उनमें बैठना, वहां रहना नीलकंठ को अच्छा लगता था। अशोक के जो वृक्ष नए नए पल्लवों से ढक जाते थे, उनमें बैठना उसको अच्छा लगता था, इसलिए वो जाली घर से भागना चाहता था और वापस लौट के आ जाता था। प्रश्न संख्या 6 देखिए बच्चों, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हुआ? सभी एक दूसरे के मित्र बन गए, लेकिन कुब्जा किसी की मित्र नहीं बनी। वो केवल नीलकंठ से ही दोस्ती करना चाहती थी और सभी को मारने दौड़ती थी। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना ही नहीं चाहती थी, वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था, और वह किसी को उसके पास भी नहीं आने देती थी। किसी को उसके साथ देखती तो वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी, इसलिए कुब्जा की किसी से भी दोस्ती सर वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 7 देखिए बच्चों, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का भी बताइए कि उसके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं। दो प्रश्न है, कैसे बचाया खरगोश के बच्चे को सांप से, और उसके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सांप ने जब शिशु खरगोश को, यानी जो खरगोश का जो बच्चा है, उसके शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था, और खरगोश क्या है, बहुत धीमी आवाज में ची ची करता हुआ चीख रहा था। तो नीलकंठ क्या है, दूर ऊपर झूले में सो रहा था। तो अचानक से खरगोश की आवाज सुनकर के वह एक झटके में नीचे आ जाता है, और अपनी सहज चेतना से ही वह समझ गया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो जाएगा। तो नीलकंठ ने ये भाप लिया, ये समझ लिया कि मैं अगर सांप के फन पर चोंच मारूंगा भी तो खरगोश को भी लग सकती है, खरगोश के बच्चे को, वह भी घायल हो सकता है। इसलिए उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर उसको चोंच से मारा।
यानी पहले अपने पंजों से उसके फन को पास में पकड़ा, फिर उसको चोंच से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया और खरगोश उसके पंजे से छूट गया। हालांकि खरगोश बेसुध हो गया, वहीं पड़ा रहा। सांप का काम तमाम करके नीलकंठ ने खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखा ताकि उसको उष्णता मिल सके, गर्मी मिल सके और वह सही हो सके। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है उन्होंने कि नीलकंठ की कौन कौन सी विशेषताएं, उनकी क्वालिटी, गुण, ठीक है, तो वो कौन कौन सी गुणों का पता चलता है। तो इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है कि वह वीर था। एक तो ये भी पता चलता है एक बात तो कि वह वीर था। दूसरा है वह साहसी था, उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी और अपने साथियों के प्रति प्रेम था और उनकी रक्षा का ख्याल भी उनके दिमाग में था। तो ये कई सारे गुण, यानी कई सारे जो स्वभाव है उनका, तो स्वभाव की जो कई सारी विशेषताएं हैं वो हमको नजर आते हैं कि वीर था, साहसी था, अपने जो दूसरे जीव जंतु है उनसे सबसे वो प्रेम करता था, उनकी रक्षा करता था, ठीक है, उनके अंदर कई सारे मानवीय गुण विद्यमान थे। तो ऐसी बातें पता चलती है नीलकंठ के इस कार्य से। तो ये भी इसमें पूछा गया। ये सर वो सात, तो वीर था इसलिए उसने अकेले खरगोश के बच्चे को भी बचा लिया था ना। हाँ, यस, फिर से रिपीट करो। खरगोश के बच्चे को, हाँ, खरगोश के बच्चे को उन्होंने बचाया था। तो इसमें पूछा है कि आपको इस घटना के आधार पर बताइए कि उसके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं नीलकंठ के। तो नीलकंठ तो पूरे जो जाले घर के जो जीव जंतु उनका सेना नायक बन गया था, लेकिन कभी कभी वो उद्दंड करते थे तो उन्हें वह दंड भी देता था। खरगोश के बच्चों को कान पकड़ के उठा लेता था वो, ताकि वो ज्यादा शैतानी ना करे। तो बच्चे कभी कभी शैतानी करते हैं तो माँ बाप भी तो उनको थोड़ा थोड़ा सा डांटते हैं, टीचर भी थोड़ा थोड़ा डांटते हैं ना कभी कभी कक्षा में, तो टीचर भी तो बच्चों को कभी कभी डांटते हैं। तो ऐसे ही वो भी कभी कभी वो जब ज्यादा नटखटपन करते थे तो उनको उठा लेता था, लेकिन उसकी चोंच इतनी पैनी थी कि उनका कान भेद हो जाता था, कान में छेद हो जाता। कभी खरगोश का जो कान है वो तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो नीलकंठ की चोंच तो अभी क्या है वो बड़ा हो गया, तो उसकी चोंच बहुत पैनी होती थी, तो वो उसमें छेद हो जाते थे छोटे बच्चों का, लेकिन उनको दर्द नहीं होता था क्योंकि वो इतना आराम से पकड़ता था, फिर भी छेद हो जाते थे। कभी कभी वो ज्यादा उछल कूद करते थे तो ऐसा उनको ज्यादा डराता नहीं था। प्रश्न संख्या इसमें देखिए निबंध से आगे पहला वाला इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में भी। यह पाठ एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, ऐसा प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यह पाठ क्या है, एक रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र की क्या क्या विशेषता होती है। रेखा चित्र में क्या है बच्चों, किसी के जीवन के जो मुख्य घटनाएं हैं उनको प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो लेखिका ने क्या है अपने जीवन की कुछ घटनाओं को इसमें जोड़ जोड़ करके सारी जो वास्तविक घटनाएं उनको एक रेखा चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये भी एक गद्य पाठ की विधा है, ठीक है। रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, ये सब अलग अलग विधाएं होती है, संस्मरण है। तो ये भी रेखा चित्र पाठ एक तरह से। तो ये इसमें जीवन के मुख्य मुख्य घटनाओं को लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इसको कोई एक कहानी नहीं होती है इसकी, वरना संपूर्ण जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का समावेश होता है इसमें, ठीक है। तो ये रेखा चित्र हो गया। और महादेवी ये सीधी सादी कहानियां होती है। हाँ, और रेखा चित्र में क्या है बच्चों, साथ में भावात्मक और संवेदना होती है, भावनाएं और संवेदनाएं भी रेखा चित्र में होती है। तो इस प्रकार
लेखिका क्या है, इसमें हमने देखा भावात्मक और संवेदनाएं लेखिका के जो जीव जंतु है उनसे जुड़ी हुई है। तो उन चीजों को लेखिका ने जो वास्तविक जो घटनाएं होती है उन्हीं को जोड़ के सबका समावेश करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है रेखा चित्र के रूप में। तो ये रेखा चित्र की विशेषता है। निबंध से आगे दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो ये आप देखिए, बारिश के समय में मोर के नृत्य आप देखिए और उसका आनंद उठाइए। कभी आपने नहीं देखा है तो देखने का प्रयास कीजिए। जहाँ मोर होते हैं वहां पर बारिश में वो क्या है, नृत्य करते हैं। ठीक है, बारिश के समय में ज्यादातर वो नृत्य करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बारिश में करेंगे, सर्दियों में भी करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो वो सर्दियों में भी आप देखेंगे कई लोग दाना आना डालते आ जाते हैं छत पे, वो नृत्य करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दीपावली के आसपास के जो समय है उस पर में उसमें भी वो आपने देखा होगा, कई बच्चों ने, गांव के बच्चे जो है वो देखते रहते हैं। शहरों में तो क्या है बहुत कम रहते हैं, लेकिन गांव में तो मोर कई जगह पर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अपने होंगे। ठीक है, हाँ, अनुमान और कल्पना का एक प्रश्न देखिए। फर्स्ट अभी अनुमान और कल्पना का निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है। कौन सी पंक्ति? मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। हाँ, नीलकंठ जब मर जाता है तो लेखिका क्या है, उसे अपने जो साल है लिपट जो है ओढ़ने की, उसमें लपेट करके उसे संगम में बहाने के लिए ले जाती है। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रभावित किया तब उसके पंखों की जो चंद्रिका है, जो चंदुले होते हैं पीछे उसके जो पूंछ में, चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पार, यानी उसकी जो प्रतिछाया जो रिफ्लेक्शन है, जो गंगा का जो चौड़ा पार्ट है, एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जब लेखिका ने उसको उस गंगा की धारा में बहाया तो वो रिफ्लेक्शन होके उसके जो चंदुले हैं वो क्या है, ऐसे लगे जैसे पूरा जो घाट है वो मोर का पंख हो। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, उसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंखों की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानता है। तो लेखिका ने जब मोर को गंगा की धारा में प्रभावित किया होगा तो उसकी जो लंबी पूंछ है, ये जो पंख है उसके, वो गीले होकर गंगा की धारा में फैल गए होंगे और उन मोर पंखों की चंद्रिकाओं की परछाई जो है वो गंगा की जल धारा में दिखाई देती होगी और आगे बढ़ती हुई लहरों में वह प्रतिबिंब डबल होता, यानी रिफ्लेक्ट होते जा रहा होगा। इस प्रकार गंगा का जो चौड़ा जो पार्ट है वो किसी विशाल मयूर पंख की भांति तरंगित हो उठा होगा। गंगा की जो लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का भी आभास हो रहा होगा, जैसे वह मोर अपने पंखों को फैला करके नाच रहा, ऐसा लग रहा था। और वह पूरा जो घाट है वो उसके जो चंद्रिका है, जो चंदुले हैं, उसके जो पंख है उनसे तरंगित होता। तो ये जो दृश्य है, लेखिका जब नीलकंठ मर गया और उन्होंने इसे गंगा की धारा में प्रवाहित किया, बहाया, तब का दृश्य का वर्णन लेखिका ने किया। दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। यस, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। नीलकंठ की नाचने की जो पोजीशन है, भंगिमा यानी स्थिति, उसकी पोजीशन है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था। उसके नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। लय और ताल से वो नाचता था। आगे पीछे, दाएं बाएं, उसके घूमने में भी एक क्रम रहता था, एक लय रहता था। और तथा वह बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पर थम भी जाता था, यानी रुक जाता था, फिर थोड़ा सा चलता, फिर रुक जाता था और अपने पैरों को इस तरीके से क्रम से रखता था
ताल और लय का वो ध्यान रखता था, उसी हिसाब से अपने चंदुलों को जो मंडलाकार फैला रखे थे उनको हिलाता था, उनमें भी तरंग सी होती थी। तो इस प्रकार नीलकंठ की जो नृत्य भंगिमा है वो बहुत ही अच्छी लगती थी। वर्षा होने पर तीव्र गति में उसके नृत्य के साथ उसकी केका की ध्वनि, यानी उसकी जो आवाज है मोर की, वो भी उसकी भी लय बनी रहती थी, ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस प्रकार नीलकंठ का नृत्य होता था। अब बच्चों इसमें जो भाषा की बात है उसके जो प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाषा की बात में क्या है, पहला जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ को इसमें दिया है रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे हुए शब्दों से भी आप दूसरे अन्य शब्द बनाएंगे, लेकिन वो शब्द आने चाहिए साथ में। जैसे गंध, पहला शब्द है प्रश्न संख्या 3, गंध शब्द से बनने वाले, एग्जाम में आ सकता है, कोई 2 शब्द बनाइए या 3 शब्द बनाइए। गंध शब्द से बनने वाले, गंध से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। गंधहीन। ओके, गंधहीन। ओके, और सुगंध, 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 दुर्गंध, दुर्गंध, गंधक। तो ये 3 शब्द हो गए गंध से। जैसे रूप में उन्होंने बताया, तो आपको ये जो प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, ये भी याद रखना है। जैसे रूप में उन्होंने बताया, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप, तो रूप शब्द भी आपको एग्जाम में आ सकता है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चंस, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अभी ऐसे ही गंध से बनने वाले गंधहीन, सुगंध और दुर्गंध, इनमें गंध से हमने इसमें क्या है, किसी में हमने पीछे, किसी में उपसर्ग जोड़ा है, किसी में प्रत्यय जोड़ा है। इस प्रकार से आप नया शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है रंग, रंगोली, बेरंग, सुरंग, 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 रंगहीन, सर बेरंग, रंगीला, 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 ओके, रंगीला, रंगीन, बेरंग, रंगीन, रंगीन, सुरंग, रंगदार, बदरंग, हाँ, बदरंगी, बेरंग, तो ये क्या है, रंग से बनने वाले जो शब्द है, रंगहीन, सर सुरंग, रंगीन और बदरंग। रंग बिरंगा, रंगदार, रंग बिरंगा सर। नेक्स्ट है फल, फल शब्द से बनने वाला, सफल, विफल, फलदार, असफल, असफल, असफल सर। सफल, विफल, निष्फल, निष्फल, निष्फल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट शब्द है ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान सर। अज्ञान, अज्ञान, और विज्ञान और ज्ञानी, जो है अज्ञान सर। हाँ, ज्ञान, हाँ, ज्ञान में हमारा सज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, अज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञान, सज्ञान, ज्ञानवान,
ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानवान। ज्ञानवान। ज्ञानी एक ही होगा। ज्ञानवान, ज्ञानवान, सर अज्ञान। परिज्ञान। अज्ञान, ज्ञान चक्षु। अज्ञान, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। सर ज्ञान चक्षु। हाँ, विज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञानहीन, अज्ञान, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे। अटेंडेंस। हाँ, तो सर एक डाउट है, सर एक पहला डाउट है। प्रश्न हो गया। अभी दूसरा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। एक लास्ट प्रश्न और है बच्चों, यही बस दूसरा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं फिर हम कंप्लीट करेंगे। पहले सुन लीजिए, समझ में आया? ये तो पहला प्रश्न तो इजी था, दूसरा प्रश्न को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, विस्मयाभिभूत, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय प्लस अभिभूत। प्रश्न संख्या सर डाउट है। हाँ, सर जैसे वो रंग वाला था तो उसमें सुरंग लिख सकते हैं क्या? यस, विस्मयाभिभूत लिख सकते हैं। विस्मयाभिभूत में देखिए दो शब्द है, कौन कौन सा है? एक तो विस्मय, विस्मय, और एक है इसमें अभिभूत, दो से मिलकर बना है तो इसमें संधि होगी अभिभूत। अब इसमें क्या है, इसको और इसका एक जोड़ दिया हमने, तो ये दोनों जोड़ दिए विस्मयाभिभूत हो जाएगा। ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है या हो जाएगा, क्योंकि ये में भी ए है, हमने यहाँ निकाल दिया ए कर दिए तो हम लिखते आ होता है कि विस्मयाभिभूत। ये जो विस्मयाभिभूत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय प्लस अभिभूत, इन दोनों को जोड़ने से विस्मयाभिभूत या आ जाता है। यहाँ पर देखो ये जो ये है इसमें आगे मात्रा आ जाती है, कैसे? संधि होने से ए प्लस ए आ हो जाता है। सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दीर्घ संधि हो जाती है इसमें बच्चों। तो इस हिसाब से विस्मयाभिभूत शब्द का उदाहरण दिया है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है ना वो। सर इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? विस्मयाभिभूत यानी आश्चर्यचकित, सर्वप्रथम विस्मयाभिभूत, ठीक है। विस्मय यानी आश्चर्य होना, एक तरह से विस्मयाभिभूत आश्चर्यचकित होना। तो ये दोनों से भी बन सकता है विस्मयाभिभूत। तो इसमें ए प्लस ए पर आ यानी दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। तो विस्मयाभिभूत दो शब्दों से विस्मय प्लस अभिभूत से बना है। तो ये आपको इसी प्रकार से इसमें क्या है, मंडलाकार शब्द है, मंडल प्लस आकार, ठीक है। तो वो भी क्या है, दो शब्दों से बना है, मंडल प्लस आकार, तो इसमें भी संधि है। ऐसे ही आपको कुछ जो शब्द दिए हुए हैं सर अटेंडेंस। हाँ, आपका मैं अटेंडेंस ले लूंगा, कोई टेंशन मत करिए उसका। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसके हम क्या है, इसके जो और जो संधि है उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और हमारा अगला लेसन जो है बौर और बरखा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इसमें और जो अटेंडेंस में आपके हो थोड़ी देर में ले लेता हूँ, उसके बाद में हम और कल इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सर कल स्कूल जाना है। सर स्कूल का क्या हुआ? न्यूज में बता रहे थे कि कल या फिर परसों में आना है स्कूल। कौन बोला? सर न्यूज में देखा था। अरे वो टीएनपी लोगों के लिए ड्रेस और जूतों का साइज लेने के लिए। सामान्य तो टीएमपी है क्या? ये स्कूल खुलेंगे ऐसा कुछ बता रहे थे न्यूज। हाँ वो टीएमपी के लिए, वो लोग को बस वो ड्रेस था जाना है। तेरे को जाना तो चल रहा। शूज के लिए। ठीक है चिल्ड्रंस, हम भी टीएनपी नहीं टीएनपी।